अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सलमान हसन। अजमल जामी आज मौजूद नहीं है, लिहाजा मैं आपके साथ हूं और रोज़ की तरह जी हाँ तबीयत उनकी ख़राब है और हम दुआ भी करेंगे शामी साहब के जल्द से जल्द सेहतयाब हों और वापस वो आएँ। और मुजीबर रहमान शामी साहब रोज़ की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हमने गुफ्तगू करनी है ज़रा नज़र डालते हैं वो क्या हैं। बात बन गई टीओआर तय करने के लिए 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। कल ईवान से मंजूरी के बाद काम का आगाज होगा। मेंबरान के नाम मुशावरत से तय होंगे। पत्थर उठाने वालों का अपना दामन दागदार है। वजीर दिफा कहते हैं एहतसाब का मुतालिबा वो करे जिसका अपना दामन साफ हो। आज तक न्याजी सर्विसेज लिमिटेड का जिक्र क्यों नहीं किया? क्या कायदे आजम की भी ऑफशोर कंपनियां थी? पनामा लीक्स का मामला खत्म नहीं, अभी शुरू हुआ है। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कौमी असेंबली में खिताब। फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक गरीब खानदान से था। 22 अमीर खानदानों में कभी शुमार नहीं हुआ। शहबाज शरीफ की पंजाब असेंबली में धाड़। तो आपने देखा कि जिस मामले का इंतज़ार किया जा रहा था कि टीओआर तय करने के लिए कमेटी बनाई जाए, वो बहरहाल शामी साहब अब मामला तय पा गया है, 2 हफ्ते में होगी। शाकिर सोलंकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इस्लामाबाद से। उनसे ज़रा थोड़ी सी तफसील ले लें कि कब तक। शाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलमान। जी शाकिर साहब, अब तो हर कोई शाकिर होगा कि कम से कम कमेटी जो है वो तो बन गई। बिल्कुल कमेटी बन गई है। 12 रुकनी कमेटी कायम करने का इत्तफाक हुआ है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। 6 अरकान होंगे, 50-50% अरकान होंगे। 6 अरकान जो अपोजिशन के हैं वो तो आज नाम दे दिए हैं। साहिबजादा तारिकुल्लाह, शाह महमूद कुरैशी, एतजाज़ हसन, आफ्ताब शेरपाओ, इलियास बिलोर, 6 नाम दिए हैं अपोजिशन की तरफ से। और 6 नाम हुकूमत के जो हैं वो वज़ीर आज़म के पास गए थे इजलास के दौरान ही इसहाक डार नाम लेके मंजूरी लेने के लिए, लेकिन शायद मंजूरी अभी नहीं दी। तो उनका यह कहना था कि आज शाम तक हम नाम दे देंगे। कल कौमी असेंबली के इजलास में एक तहरीक मूव की जाएगी जिसकी मुतफ़िका तौर पर मंजूरी ली जाएगी और उस तहरीक के तहत इस कमेटी का क़याम अमल में आएगा। 4 जो हैं चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। पनामा लीक्स, ऑफशोर कंपनियां, कर्जे माफ़ कराना और कमीशन लेने के हवाले से ये टीओआर तय करेगी। चीफ जस्टिस को खुर्शीद शाह ने कहा कि चीफ जस्टिस को ये हुकूमत ख़त लिखेगी दोबारा और ये टीओआर अपोजिशन और हुकूमत के जो मुत्तफ़िका होंगे वो भेजे जाएंगे। सलमान ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर सोलंकी साहब बता रहे थे शामी साहब के 2 हफ्ते के अंदर मामला तय होंगे। गोया देखिए ना, अपोजिशन ने तो अपने 6 नाम दे दिए। अब हुकूमत जो है उसको गौर करना पड़ेगा कि आया उसने 6 नाम मुस्लिम लीग नून में से देने हैं या जमीयतुल उलमा इस्लाम को भी उसमें शरीक करना, उनको भी शरीक करना पड़ेगा। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त तो नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त है, फ्रंट लाइन पे वही है। देखा अब ये कहना मुश्किल है कि किसने किसकी उंगली पकड़ी हुई है, लेकिन दोनों की उंगलियां जो हैं अपने हरीफों पे उठ रही हैं। तो अब फिर एमक्यूएम जो है वो भी इस वक्त अपोजिशन का साथ छोड़ चुकी है। तो अब ये भी देखना होगा हुकूमत को कि क्या एमक्यूएम का कोई रुकन भी इसमें नामजद करना है। अब रिस्क उसमें ये होगा कि अपोजिशन के 6 अरकान तो मुत्तहिद रहे फर्ज करें, और अगर हुकूमत का कोई एक मेंबर कमजोर हुआ तो और वो मिल जाए गवर्नमेंट के अपोजिशन के साथ, तो गोया 7 अरकान हो जाएंगे तो मेजॉरिटी से तहरीक पास हो जाएगी। इसलिए मेरा ख्याल हुकूमत जो है सोच समझ के जरा अपने पक्के, परवेज रशीद साहब ने इस बारे में आज जो फरमाया सुन लेते हैं। हाँ, वो पक्के लोग जो हैं वो मुंतखब करेंगे अच्छी तरह गौर ख्वास के बाद। सुन लें जरा परवेज रशीद साहब ने क्या कहा इस बारे में। कमेटी के बारे में असूली फैसला ये हो गया है। कल हाउस में इसका मोशन पेश करके, रेजोल्यूशन पेश करके हाउस से इसकी मंजूरी ली जाएगी और फिर ये कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। 6 अरकान होंगे दोनों जानिब से।
हुकूमत अपने 6 नाम देगी अपनी हलीफ जमातों के मशवरे के साथ। इसी तरीके से अपोजिशन 6 नाम देगी, तमाम ऑफशोर कंपनीज जिनका जिक्र हुआ है। इसी तरीके से जो लोन राइट ऑफ कराए गए हैं उनका भी इस कमेटी ने तजवीज़ देनी है। किकबैक्स भी शामिल हैं। अच्छा, सारी बातें तो सोलंकी साहब कर ही चुके थे। ये तो एक पता नहीं कंधे मुकर्रर कहेंगे इसको या हरफे मुकर्रर कहेंगे, उनकी जबान से भी सुन लिया। अच्छा शामिद साहब, कमेटी इससे पहले जो है वो कर्जे माफ कराने की बात ये हो रही थी कि शायद ना आए, हज़फ हो जाए, लेकिन अब वो शामिल कर ली गई है। हाँ, तो अच्छी बात है। जो भी भड़ास एक दूसरे की निकाली जा सकती है। देखिए, आज जो कार्रवाई हुई ना कौमी असम्बली की, वो भी सुकून से हुई। यानी खुर्शीद शाह साहब ने तकरीर की, फिर इमरान खान साहब ने की, वज़ीर दिफा भी बोले। उनकी तकरीर ने तो वैसे किश्ते ज़ाफ़रान बनाया आज। हाँ, लेकिन यह है कि यानी वो हंगामा नहीं हुआ, कोई शोर गौगा नहीं हुआ, तो एक असम्बली का जो वक़ार था वो बरकरार रहा। हाँ, वज़ीर आज़म जो थे वो मौजूद नहीं थे। अगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी आज असम्बली में आते और इन तकरीरों के दरमियान मौजूद रहते तो इससे एक ज़्यादा अच्छा पैगाम जाता। आप देखें कि कौमी असम्बली जो है ना, कौमी असम्बली ताकत का सरचश्मा है। हुकूमत और वज़ीर आज़म इसको जवाबदेह होते हैं, इसी की वो तख्लीक होते हैं। और जहाँ जहाँ पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है दुनिया में, इंडिया में, बरतानिया में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, हर जगह वज़ीर आज़म जो है वो रोज़ाना असम्बली में आते हैं। रोज़ाना उनको पार्लियामेंट में बैठना पड़ता है आके, और वहाँ वो अपने अरकान जो हैं उनके सवालों के जवाब भी देते हैं, मुनासिब समझे उनकी बातें सुनते हैं। और ये पार्लिमानी तर्ज़ हुकूमत की यही खूबी है। और इससे अगर वज़ीर आज़म, अब वज़ीर आला भी हमारे यहाँ फिर पाकिस्तान में क्यों नहीं रवैया? क्यों रवैया? वज़ीर आला भी बहुत कम आते हैं। कायम अली शाह को तो मैंने देखा काफ़ी अटेंड करते हैं, लेकिन वज़ीर आला शहबाज शरीफ भी आए। शहबाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड भी बड़ा ख़राब है। इन लोगों को ये समझना चाहिए, अगर ये मौजूद हों उससे टेंशन भी कम हो जाएगी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, इनसे राब्ता भी मुमकिन हो जाएगा अरकान का, और ये बराह रास्त लोग जो हैं वो भी इनके नुक्ता नज़र से कोई आगाह हो सकेंगे। और ये जो वज़ीर आज़म हमारे यहाँ बार बार तकरीर करते हैं टेलीविज़न पे खड़े होके, इसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप देखें इंडिया में कभी वज़ीर आज़म जो हैं उनको आप नहीं देखेंगे कि टीवी पे खिताब करें, या बरतानिया के वज़ीर आज़म टीवी पे खिताब करें। जो कुछ उन्हें कहना होता है वो कौमी असम्बली में कहते हैं, पार्लियामेंट में कहते हैं। अभी भी जब ये मामला आया था पनामा लीक्स का, तो जो डेविड कैमरून वो असेंबली में अब हाउस ऑफ कॉमन्स में आए थे। तो ये इनको जब तक ये बात, ये नुक्ता नहीं समझेंगे, फिर कहते क्यों है शाहिद साहब बार बार? आज ख्वाजा आसिफ ने भी ये कहा कि ये इदारा जो है मुकद्दम है, एहतसाब का जो इदारा है वो भी यहीं से जन्म लेना चाहिए। बार वज़ीर आज़म पर लाजिम है और वज़ीर आला पर लाजिम है कि वो अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। और इस हवाले से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक मिसाल कायम की थी। भाई ये एक दूसरी मिसालें तो उनकी फॉलो नहीं की जा सकती, लेकिन ये मिसाल अपनी जगह का आज ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की है, कुछ उसका जरा हिस्सा सुने। वो उन्होंने एक दिलचस्प बातें की हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की तो कोई काफी एक तल्ख तकरीर थी, लेकिन कुछ जुमले ऐसे थे जिसमें हुकूमती जो हल्के थे उन्होंने बड़ा महसूस किया। जी हां, सुन लेते हैं जरा। देखें, एक महीना वो पंजाबी में कहते हैं मीसना मीसना, वो एक महीना किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है, और लोगों को गालियां देते रहे। आज भी कहते रहे कि मेरा पनामा में नाम नहीं है। यार, ऑफशोर कंपनी जहां की भी ऑफशोर कंपनी है, जेडे लाहौर पैड़े और पिशोर भी पैड़े, चाहे वो ऑफशोर कंपनी जो है चाहे पनामा में हो या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में हो। बंदा जिसको गालियां दे ना 4 दिन, तो उससे बात करते हुए हया आती है, 1 साल 2 साल। खुर्शीद शाह साहब को आज से 2 महीने पहले शाह साहब कहा था कि आप क्या हैं, आपके मतलब क्या क्या कहता था। अब मुझे बड़ी खुशी हुई कि साढ़े पीछे नुकरे ला के खलोता था। शाह जी, मैं थोड़े खुश हाँ। तो ये था आज ये तो देखिए, एक बात बड़ी आसिफ साहब जो कुछ भी फरमाए, देखें इमरान खान साहब की जो ऑफशोर कंपनी है,
अगर वो अपनी आमद का और खर्च का हिसाब देते हैं जो उन्होंने दिया है, वो आप चेक कर ले, अगर गलत है तो साबित कर ले। लेकिन कंपनी का जिक्र नहीं किया, कंपनी का जिक्र नहीं किया, दुरुस्त है, लेकिन जब कंपनी का जिक्र हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपना हिसाब पेश कर दिया कि जनाब ये पैसे थे, इसके जरिए मकान खरीदा, फ्लैट खरीदा, पैसे यहां से आए और इतने पैसे का फ्लैट खरीदा, इतने का बेचा। अब अगर आपको इस हिसाब पर कोई एतराज है तो उसे साबित कर दीजिए अपने, उसको दुरुस्त हो। बाकी इमरान खान साहब को उन लोगों की सफ में खड़ा होना करना जिनके आमदनी और खर्च का हिसाब मालूम नहीं हो पा रहा और वो नहीं दे रहे, ये ज्यादती की बात है। आप अल्फाज पे तो ताली जितनी मर्जी बचाते हैं, चस्का लेने की बात और है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, फिलहाल चस्का ले लिया, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नुक्ता नज़र में एक बार फिर। और ब्रेक से पहले हमने दिखाया आपको ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने आज असेंबली में खिताब करते हुए क्या कहा, उन्होंने इमरान खान को मीसना कहा। इससे पहले हम आपको ये बताएं कि क्योंकि अपडेट तो यही है कि TOR तय करने के लिए, ज़वाबित कार तय करने के लिए कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। इमरान खान ने आज असेंबली में इसी बात का मुतालबा किया था, सुनते उन्होंने एक मिनट। अच्छा, एक बात यह है कि जो सिविल सर्विस का इम्तिहान दे रहे हैं नौजवान, उनमें से बड़ी तादाद में रब्ता कायम किया है, पैगाम दिए हैं। उनके ये इम्तिहान देने वालों की उम्र जो है वो 28 साल है। 28 साल तक की उम्र के नौजवान इम्तिहान दे सकते हैं मुकाबले का। अब उनका कहना यह है कि हुकूमत ने वादा किया था कि ये उम्र 30 साल कर दी जाएगी। क्यों? कि BA जो है अब 4 साल का हो गया है, सही, पहले BA 2 साल का था। तो अब इंसाफ का तकाजा यह है कि 30 साल तक लोगों को बैठने का मौका दिया जाए इम्तिहान में। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इस यकीन दहानी पर अभी तक अमल नहीं हुआ। और आसन इकबाल साहब वाज़े तौर पर यह बात कर चुके हैं, तो वज़ीर आज़म से यह गुजारिश है कि वो ये उनकी बात सुने और 30 साल हद कर दें मुकर्रर। और आसन इकबाल साहब भी इस बात पर जो उनके ज़ुबान से निकली थी उस पर अमल कराएं, क्योंकि ये मुतालबा फितरी भी है और जायज़ भी है। जब 2 साल पढ़ने में और लग जाएंगे तो 2 साल आगे देने चाहिए। अब आप इमरान खान साहब की तरफ कप्तान की सुनते हैं जी। स्पीकर साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरी तौर पे TORs के ऊपर कमेटी बैठे, अग्री करें, हम फौरी तौर पे फैसला करें कि हमने इसके ऊपर इसको इसलिए नहीं करना कि कोई पॉइंट स्कोरिंग है, हमने इसलिए करना है कि हमें इसके मुल्क का मुस्तकबिल की फिक्र है। नैब कहती है 12 अरब रुपए का दिन का करप्शन का कॉस्ट है पाकिस्तान में। आपके टैक्स के रेवेन्यू से ज्यादा तो करप्शन है आपकी। आप अगर इस मुल्क में करप्शन खत्म करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को अपने आप को एहतसाब के लिए खड़ा करना पड़ेगा, ये आंसर करने पड़ेंगे। अगर आपने यही तोते मैना की कहानी सुनानी है और इसी तरह हमें स्टोन वॉल करना है और इस एक सिंसियर अकाउंटेबिलिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने आप को नहीं प्रेजेंट करेंगे, मैं आज मैं बाकी ऑपोजिशन की तरफ से तो नहीं कह सकता, मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसाफ। शामी साहब, बड़ी देर नहीं करती मेहरबान आते थे, आपको लगता है ये खिताब उसी दिन हो जाना चाहिए था इमरान खान का, अगर तय नहीं किया होता? उस दिन नहीं आ सके ना, उस दिन तो फिर आए, वो तो पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन वो फिर खुर्शीद शाह साहब ने और उनके दूसरे रफका ने और खुद उनकी पार्टी ने ये फैसला किया था कि आज बाइकाट करना है और वॉकआउट करके चले गए। लेकिन इमरान खान साहब जो बात कह रहे हैं, बात तो अपनी जगह दुरुस्त है, जो धमकी दे रहे हैं वो धमकी मुनासिब नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं मैं सड़कों में आ जाऊं, सड़कों में आके तो फिर क्या कर लेंगे, वही सड़कों पे करेंगे, हंगामा करेंगे, धरना करेंगे। तो मैं बार बार अर्ज किया है, देखिए ये आप किसी सूरत वजीर आजम को घर नहीं भिजवा सकते, उसे मजबूर नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रावलपिंडी से क्रेन मंगवानी पड़ेगी। आपके ये ताकत नहीं है, आप क्यों ऐसा काम करना चाहते हैं? और माजी में जो लोग सड़कों पे आए हैं, जिन्होंने स्ट्रीट पॉलिटिक्स किया है, वो हाथ मलते रह गए हैं। और उनको चाहिए असगर खान साहब की तस्वीर हर वक्त सामने रखा करें। अगर जो PTI में शामिल हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब उनकी तस्वीर जो है
अपने दफ्तरों में आवेजा कर लें ताकि उससे सबक हासिल करने में उनको यानी एक सबक हासिल करने का मौका मिलेगा। अंपायर की उंगली आपको नहीं दिखाई और दे रही एक बात नहीं, अंपायर की उंगली हर वक्त नहीं उठ सकती। अंपायर जो है वो उसकी उंगली उसके पास होती है, वो जहां इस्तेमाल करे जहां ना करे उसकी मर्जी। मगर दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब को भी चाहिए कि असेंबली जो है उसमें आए, उसमें बैठे। इस मामले में वो वजीर आजम के फॉलोअर है। अच्छा, वो आए आके चले गए, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि उनको पता नहीं क्या जल्दी थी कहीं जाने की। जल्दी खुद कहा उन्होंने कि कभी कभी आए, बैठे, वक्त दें, असेंबली को मरकज बनाए अपनी एक्टिविटी का। ठीक है, शामी साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज शामी साहब, इमरान खान तो गर्जे बरसे हैं, लेकिन इमरान खान के जो कज़न हैं, उनके बहनोई हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उन्होंने एक दिलचस्प कॉलम लिखा है। उसमें उन्होंने एक तो ये भी कहा है कि जो 70 सवालात हैं, 7 से 70, ये एकदम से कैसे आ गए? क्या पहले से पता था अपोजिशन को कि वज़ीर आज़म का क्या जवाब हो रहा है? और यानी कहीं से आए हैं, कहीं से आए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने हवाला दिया है माजी का, यानी जरदारी साहब के दौर का। आपको याद होगा जो मेमो गेट आया था, उसमें उन्होंने मेमो कमीशन, जी हाँ, कायम हुआ उसके ऊपर, एग्जैक्टली, हुसैन हक्कानी साहब के खिलाफ, बल्कि जरदारी साहब भी उसकी लपेट में लिए जा रहे थे। उसमें उन्होंने एतजाज हसन साहब का नाम लिया है कि एक दोस्त थे जो कि वो पटिशन लेकर आए जो इमरान खान साहब से उन्होंने साइन करानी थी। यानी कहने का मकसद ये कि चीफ के जरिए, यानी कि चीफ जो थे, उन्होंने एतजाज हसन को ये ड्यूटी लगाई कि आपने ये साइन करवा के इस मामले को लेके जाना है। फिर बाद में हमने देखा नवाज शरीफ साहब लेकर गए थे खुद, और उन्होंने काला कोट पहना जी। तो उनका कहना यह है कि उस वक्त वो जो पिटीशन थी वो भी गैब से आई थी, और उस वक्त इसको लाने वाले जो थे वो एतजाज एहसन थे, गोया गैबी ताकतों की नुमाइंदगी कर रहे थे। यानी वही पत्ता साफ करना चाहते थे जरदारी साहब का। ये मतलब लिया जाए, बात है जो उन्होंने लिखी है, तो वो उनसे बात करनी चाहिए मेरा ख्याल। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद भी हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, उनको वेलकम करते हैं। हफीज़ुल्लाह साहब, जो कॉलम आपने लिखा है इसमें सवाल हम ये करना चाहेंगे, किस बुनियाद पर ये कहा जा सकता है कि ये तय कैसे किया गया कि चीफ से मुराद क्या थी? देखिए, मैं तो उस वक्त एज सच मैंने कोई इस तरीके से क्लैरिफिकेशन ही मांगी कि चीफ से मुराद है, लेकिन मैंने अस्यूम किया कि उनका मुराद शायद जनरल क्यानी है कि ये चीफ साहब ने भिजवाई है पिटीशन। और पिटीशन बड़ी दिलचस्प नहीं, और चीफ जस्टिस भी तो हो सकते थे ना, ये हो सकते थे। मैं क्योंकि कंफर्म नहीं किया, मैंने कहा मेरे एक मफरूजा था जो मैंने अपने तई जिसको कहने गुमान अगलब, उसके ऊपर मैंने उसके बारे में कुछ जस्तजू नहीं की ना। मैंने इस तरह को उनसे ये कहा कि आप ये बताएं कि ये कौन से चीफ है। उन्होंने गोया ये जो मिस चीफ थी वो किसी चीफ की थी, वो चीफ की थी। और चूंकि पाकिस्तान में 2 ही चीफ हैं शामी साहब, ठीक, इसलिए आपने कहा कि जो ज्यादा मोतबर चीफ है उसकी तरफ तवज्जो की जाए। तो मेरा ख्याल है कि मगर ये हुआ पहली जगह उस चीफ पे जाती है। हालांकि दूसरे चीफ भी बड़े सख्त चीफ थे उस जमाने में, वो उनके बिल्कुल जिसको कहना चाहिए उसी वजन के चीफ थे, इफ्तिखार चौधरी साहब। मगर ये परेशानी नहीं थी शायद। नहीं, मगर एतजाज हसन साहब तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और वो जो पिटीशन हुई जो लिख के आपके पास लाई गई थी, वो उनका कोई दोस्त लाए थे, वो बराह रास्त लाए थे? मुझे उनके करीबी दोस्त ने दी, और उनकी अलहदा से उनकी इमरान खान साहब उससे पहले बात हो चुकी थी। और मेरा ख्याल में कि इमरान खान साहब ने चूंकि उसके ऊपर उनको ज़्यादा अपनी मसरूफियत की वजह से पूरी तवज्जो से बात सुन नहीं सके, फिर उन्होंने मुझे अप्रोच किया इस ख्याल के साथ कि मैं जो है शायद अपना वजन डाल के और इमरान खान साहब को जो है इस सिलसिले में उनको पिटीशनर बना दें, उनको जो है इस बारे में कायल कर लूं। लेकिन चूंकि और मैं जब वाक़ई था, मैं एक्साइटेड भी था। मेरा ख्याल था कि यार एक ऐसी चीज़ है कि जो कि इनको एक्सपोज कर सकती है जरदारी साहब को, या सारे निज़ाम को, या इस तरह की जो कोई हरकत अगर हुई है जिसके अंदर बड़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है। मैं बड़ा एक्साइटेड था। और लेकिन इमरान खान को मैं ये शामी साहब कहूँगा कि वो बिल्कुल इस पर कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे। ठीक, तो फिर ये नवाज शरीफ साहब के पास
वही दोस्त लेकर गए। अब अंदाजा लगाए, अब ये कह लें कि किसी दिन की ये जुमेरात थी या जुम्मा था, और नवाज शरीफ साहब शायद उसके बाद जो पहली बुध आ रही थी, बुध जो जुमेरात, उसको गए। इमरान खान साहब तो हफ्ते को चले गए पाकिस्तान से बाहर, शायद वो मोरक्को जा रहे थे उस वक्त किसी इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने अगले 4-5-6 दिन उधर ही रहना था। तो 2-3 दिन तो इसी खामोशी में गुजरे। अचानक मैंने देखा कि वो ही पटिशन जो है तो वो या उसी तर्ज की इस्तवार शुदा पटिशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई, और किसी कम आदमी ने नहीं की, नवाज शरीफ साहब ने की। तो कोट पहन के गए थे। शम्स साहब, आप ये क्यों भूलते हैं कि इत्तेदाद साहब के नवाज शरीफ साहब से बड़े करीबी मरासम थे उन दिनों, और वो पीपल्स पार्टी के साथ जो उनके ताल्लुकात थे वो चीफ जस्टिस की मूवमेंट की वजह से, और एक उसके अंदर एक सर्द महरी आई हुई थी बाहिमी, इस तरह की कोई सूरत हाल थी। और फिर नवाज शरीफ साहब के केसेस भी कर रहे थे, उनसे मिलना भी था, और जिस दिन वो जा रहे थे इस्लामाबाद चीफ जस्टिस की भाई के लिए, तो ये आपको क्यों नहीं याद रखते कि वो नवाज शरीफ साहब की गाड़ी में बैठे होंगे जब कैनी साहब का फोन आया होगा और चीफ जस्टिस साहब हाल हुए होंगे। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इत्तेदाद अहसन साहब जो थे वो जरदारी साहब के दौर में पीपल्स पार्टी के रहनुमा होते हुए जरदारी साहब को निशाना बनाने के लिए पिटीशन लिख रहे थे? किसी मैंने तो इससे ज्यादा लिखा, मैंने कहा जरदारी साहब की हुकूमत का तख्ता उलटने में इनका किरदार, इस तरह का आना मुझे आज भी तकलीफ देता है। नहीं, आपने फिर ये बात बराह रास्त पूछी इत्तेदाद साहब से? नहीं, मैंने पूछी नहीं, मैंने इसलिए उसी तरह लिखी है जिस तरीके से मेरे सामने वो अपीयर हुई, जाहिर हुई या आश्कार हुई। तो मनोआन, क्योंकि मेरे उस वक्त किसी ज़हन के किसी गोशे में ये नहीं था कि इसकी तहकीक होनी चाहिए। मेरे लिए इररेलेवेंट था। यानी जो साहब मुताल्लिका थी वो ये थी कि इमरान खान साहब इसको दायर करें हर सूरत में। जो साहब इस बारे में बड़ा कन्विंस था कि इमरान खान को दायर करनी चाहिए। जो साहब लेके आए थे आपके पास, जी सर, उनका नाम लेना पसंद करेंगे आप? नहीं शामी साहब, मेरा ख्याल है कि वो चूंकि मेरे दोस्त ना होते तो मैं शायद ले देता, और फिर ये है कि अब ये आपको सीधे कबूल करना पड़ेगा कि कैसी चीज़ है जिसका मैं अमीन हूँ, और कभी वैसे मैं उनसे पूछ लूंगा उन दोस्त से। वो पीटीआई में चूंकि बहुत एक्टिव भी हैं और नुमाया भी हैं, तो इसका मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका मतलब ये हुआ कि इत्तेदाद अहसन साहब जो हैं वो उनकी पिटीशन, उनके सवालात वो अलहामी हो सकते हैं या गैब से आ सकते हैं? बिल्कुल गायब से ही आए हुए थे, और उन्होंने मुझे ये कहा कि चूंकि हमारा घर मुतसिल था, मैं उस जमाने में आप तो उनके हमसाए दमान पार्क में, तो उन्होंने कहा जी वो बैठे इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी 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 जल्दी। मैंने कहा यार इतना दस्तखत करवा दें। इमरान साहब कन्विंस नहीं है तो उनको कैसे मैं जल्दी जल्दी करा सकता हूँ? मैं तो उनसे बात करूंगा, फिर अपनी राय दूंगा, और अमूमन यह है कि इमरान की खान साहब की जो राय बनी हो तो वो उसको आराम से नहीं तब्दील होती, मगर ये वो फंस जाते हैं, उनकी वजह नहीं होती है उसकी। आपको कोई अंदाजा हुआ है कि आपने एक बड़ा इल्जाम लगा दिया एक बड़े वकील पर? मैंने तो जैसी चीज मेरे सामने आई, क्योंकि मुझे दोबारा से उसी तरह की चीजें नजर आई, तो मैंने उसी तरीके से लिख दी हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इन कोई चीज़ों को अगर आपके पास ऐसे वाक़यात हो तो आप हवाले करते जाएं, ताकि कोई बंदा जो इसके ज़्यादा अच्छे दे तजिया करके और तयन करना चाहे चीज़ों का, और पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें होनी हैं या इनके अगर असरात दूर रस होने हैं या फौरी तौर पे होने हैं, तो ये चीज़ें जो है इसके ऊपर ज़रूर एक ये सामने आ जानी चाहिए। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये पटिशन जो इमरान साहब के पास पहुंची थी वो इत्तेदाद साहब की तरफ से आई थी, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो उसको कोई ऐसा माहौल था कि किसी का नाम लिया जाता या किसी को। तो आज जो 70 सवाल है शामी साहब, जो 70 सवाल है न्याजी साहब, वो 70 सवाल भी आपको लगता है कि वो भी फिर कहीं गैर से आए? 700 भी बने पड़े होंगे, क्योंकि आजकल तो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। आप तो नौजवान हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, रोजाना सैकड़ों के हिसाब से जो चीजें बन के आ रही हैं, तो इसका मतलब है कोई फैक्ट्रीज काम कर रही हैं, तो प्रोडक्शन इतनी अच्छी, इतनी एफिशिएंट जो है वो निकल रही है। तो 70 भी निकल रहा है, और वो तो उन्होंने कल खुर्शीद शाह साहब ने फरमाया था हमारे पास पहले से तैयार पड़े थे, उससे पहले। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने बताया एक प्रोग्राम में
कि हमारे पास ये सवाल पहले से तैयार थे, तो 700 भी तैयार होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद। और शामी साहब, ये जो आपने भी कहा कि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, एतजाज़ हसन साहब हमारे पास उनसे रब्ता होना चाहिए, करना चाहिए, ताकि अगर जवाब मिल जाए तो उनका नुक्ता नज़र मालूम कर लें। ठीक है। और लेकिन बादियों नज़र में शामी साहब, हमें ब्रेक पे भी जाना है, बादियों नज़र में आपको लगता है कि जो कुर्बतें उन्होंने बताई कि नवाज शरीफ से थी, वो अभी भी हैं? नहीं, उस वक्त तो थी, उस वक्त तो वो कुर्बत थी, अब तो नहीं है। लेकिन बहरहाल हम जब तक उनका मालूम न कर लें उनकी राय, इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए मेरा ख्याल। ठीक है, सही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नुक्ता नज़र में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम हफीजुल्लाह नियाजी साहब से बात कर रहे थे। उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया एतजाज़ हसन साहब पे, शामी साहब भरपूर कोशिश की है इस दौरान प्रोड्यूसर साहब ने कि वो किसी तरह से रब्ता करें, लेकिन जवाब नहीं आ रहा, रब्ता नहीं हो पा रहा है एतजाज़ हसन साहब से, ताकि उनका मौक़िफ़ आ जाता। फ़ोन बंद है, इंगेज जा रहा था मुस्तकिल, क्योंकि ज़ाहिर है वो अभी जो मीटिंग चल रही है उसके मामले में, और उसके बाद फिर अब फ़ोन जो है बंद जा रहा है, हो सकता है उसकी चार्जिंग खत्म। बहरहाल एतजाज़ साहब के लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, अभी रब्ता हो सके तो अब कर लें, कल करना चाहें तो कल कर लें। अभी ये जो हबीब अकरम साहब का मैसेज आया, वो इस्लामाबाद में है इस वक्त। उन्होंने कहा ये तो मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि 2009-2010 में जो एतजाज़ हसन साहब थे वो जरदारी साहब के खिलाफ कंपेनिंग कर रहे थे। तो बहरहाल हबीब साहब ने तो ये भी कहा था कि जो वज़ीर आज़म साहब ने तकरीर की है वो फिलबदी थी और लिखी हुई नहीं थी, उन्होंने खुद ही की थी। तो अब ये तो अपने आप के और उनके दरमियान का मामला मुझे याद आ गया। अच्छा शामी साहब, इससे पहले कि हम एक और भी चीज़ भूल जाएं, खुर्शीद शाह साहब भी आज जो है वो कौमी असेंबली में बोले। जी हाँ, उन्होंने न सिर्फ वज़ीर आज़म पे, उनको आप भूल गए मेरा ख्याल है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना हबीब साहब याद आया तो वो भी याद आ गया। जरा सुन लें उन्होंने क्या कहा, क्योंकि आज उन्होंने एक दिलचस्प सवाल किया है। वो तो काफ़ी लोगों के हबीब हैं, तो सुन लेते हैं। उन्होंने जो आज एक दिलचस्प सवाल किया है कि क्या कायदे आज़म की भी ऑफशोर कंपनियां थी, क्योंकि जो उन्होंने कहा उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिलानी 1939-40 में 4,489 टैक्स दिया था। वजीर आजम पाकिस्तान ने 92-93 में 2700 रुपए टैक्स दिया था। आप अंदाजा करो, 39 और 40 में कायद देता है 4,490 रुपए और आप 92 में देते हैं 2700। 23 साल में 12 कंपनियां टैक्स दे रही हैं 10 अरब रुपए, 2 अरब रुपए। उनमें आपका 23 कंपनियों के 23, हर कंपनी में 8 से 10 डायरेक्टर है। उनने सब ने मिलके, जिसमें खुद मियां साहब भी शायद डायरेक्टर है, उस कंपनियों ने टोटल 1 अरब रुपया टैक्स दिया है 23 साल में। तो शामी साहब सवाल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने बहुत कम टैक्स दिया। कायद-ए-आज़म उस जमाने में 4,000 रुपए का टैक्स, ये तो एक बड़ी गैर मामूली बात है कि इतनी इनकम थी कायद-ए-आज़म की। लेकिन कायद-ए-आज़म से तो किसी दूसरे का मुकाबला नहीं किया जा सकता। कायद-ए-आज़म की तो दयानत, अमानत, सदाकत वो शक शुबे से बालतर है। और एक एक पाई का हिसाब, एक एक पाई उन्होंने कहाँ से कमाई, कहाँ खर्च की, आज भी मौजूद है उनके कागजात में। तो बहरहाल ये मौका मिलेगा खुर्शीद शाह साहब को, वो कमीशन कायम हो रहा है, वहाँ वो वज़ीर आज़म से हिसाब किताब कर ले। अगर किसी शख्स की हो सकता है किसी साल में आमदन नहीं हुई हो, को घाटा पड़ गया हो, या तनख्वाह उसने ना ली हो डायरेक्टर के तौर पर, बहुत सारी बातें हैं जो यानी वही होनी चाहिए अदालती फोरम पर। एक सवाल ये भी है कि जो खबर आ छुपी हुई है कि वज़ीर आज़म ने 7 साल में वेल्थ टैक्स भी नहीं दिया, तो ये आपके ख्याल में है? देखिए, ये तो अब FBR का काम है कि वो उस वक्त वेल्थ टैक्स था। मेरे ख्याल एक ज़माना ऐसा भी गुजरा जब वेल्थ टैक्स ख़त्म हो गया था। ये तो जांच पड़ताल करनी चाहिए ना। जो वज़ीर आज़म ने जो बात कह दी है इस ऐवान में, अब वो तो रिकॉर्ड हो गई। अब आप उसको जो चाहें स्कैन करते रहें इसको। ठीक है। अच्छा, आज शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने भी काफ़ी धाड़े हैं, वो भी आज असेंबली के अंदर आए हैं। उनकी ज़रा बात वो भी असेंबली में बहुत कम आते हैं जी। उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि असेंबली ही ताकत है उनकी, और इसमें उनको भी एक अपने
अतवार जो है उन पर नजरसानी करनी चाहिए। कहा क्या उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। जो लोग सी पैक की मंजिल को खोटा करना चाहते हैं, जो लोग दोबारा धरनों की सियासत की जुबान इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो लोग दोबारा इस तरक्की के सफर को दोबारा खराब करना चाहते हैं, खुदा की कसम ये कौम उनको चौराहों में उनके गिरबान पकड़ेगी, उनका हिसाब लेगी उनसे। बिल्कुल करप्शन, कमीशन, जमीनों के ऊपर कब्जे और किकबैक्स, आज कौम मुतहद है कि हमें ना सिर्फ उस माजी का हमें एहतसाब करना होगा, बल्कि आइंदा के लिए ऐसा रास्ता मुंतखब करें कि कोई माई का लाल इस गरीब कौम के यतीमों के और बच्चों के उनके पैसे खा सके। नहीं, ये तो वैसे शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मेहनत का और उन पर ये इल्ज़ामात कोई मैंने नहीं सुने किसी इल्ज़ाम कोई किसी उन पर लगा हो कोई किकबैक्स का, बल्कि उन्होंने तो उनका तो रिकॉर्ड है, अखबारों में इश्तहार छपे हैं, 215 अरब रुपए हुकूमत ने बचाए हैं। ये जो कंपनियों को यानी जो मंजूर करके उनके टेंडर फिर उनसे कभी कराई है। लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, अब ये ऑरेंज ट्रेन जो बननी लाहौर में, इसमें कोर्ट का स्टे चल रहा है और उसकी वजह से आधे शहर का नाटका बंद है। अदालतों को चाहिए कि जब वो किसी इस तरह के मामले पर कोई दरखास्त समात कर रहे हैं तो फिर उसको डे टू डे बेसिस पे निपटाएं। देखिए, ये एक बड़ी अजीब बात है कि पूरा लाहौर शहर जो है वो एक परेशानी में मुब्तला है और मिट्टी फांक रहे हैं आधे शहरी उसके, और एक तारीख लंबी पड़ जाए। ये जल्द से जल्द समाप्त होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का नोटिस ले। और दूसरी एक बात, मैंने कल एक खबर मैंने ये भी सुनी कि जो ज़राई इनकम टैक्स है पंजाब में, अदालत ने हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया, उसको नहीं वसूल किया जा सकता। भाई अगर तो बात यह है कि टैक्स तो वसूल करना चाहिए हर शख्स से, जिस और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है अगर वो कानून के मुताबिक है दायरा का, वो तो आप उसकी भी डे टू डे हियरिंग करें, उसमें भी लंबा स्टे जो है या ये मुनासिब बात नहीं है। ये अदालतों की हम देखिए बसंत अदब ये अर्ज कर रहे हैं कि इससे देखिए अदलिया जो है लोगों का जो उस पर एतमाद है उसको सदमा पहुंचता है। इसमें मुकद्दमा आज जिस वक्त ये खिताब भी था और आज अंदर इजलास हमने दिखाया कि असेंबली के अंदर क्या हुआ, लेकिन इस पर बाहर हमने देखा कि कुछ लोग हैं जो एहतजाज कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे, उन्होंने एहतजाज किया और हमने बात करनी थी लेकिन वक्त खत्म हो गया अंसारी साहब से। अच्छा, एक बात ये भी थी, अब वो भी उनके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए, लेकिन वक्त खत्म हो चुका है। अच्छा, ताहिर बशारत चीमा जो पेप्को के MD थे साबिक, उनको नैब ने पकड़ा है कि उन्होंने गैर कानूनी भर्तियां की थी, जबकि उनका कहना यह है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी भर्ती नहीं की। इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, तो कल दोबारा जो है वो आपसे मुलाकात होगी। कुछ रह गया तो हम कल डिस्कस कर लेंगे। बहुत शुक्रिया और आपका भी कि आपने प्रोग्राम देखा। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी।